नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद सर एक बार फिर से आपका मैथमेटिका के YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। पिछले कई वीडियो से मित्रों हम डिफरेंशियल इक्वेशन यानी कि अवकल समीकरण इंटरमीडिएट की चर्चा कर रहे हैं, जिसमें हमने बारी बारी से 9.1 यानी कि अवकल समीकरण यानी कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, उसे किस तरीके से प्राप्त किया जा सकता है और उसके सॉल्यूशंस कैसे होते हैं यानी कि पर्टिकुलर यानी कि विशेष हल और जनरल सॉल्यूशन यानी कि व्यापक हल पर चर्चा किया। आज की हमारी एक्सरसाइज है 9.4, जहां से शुरू होता हमारा अवकल समीकरण के प्रकार यानी कि टाइप ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आइए प्रारंभ करते हैं। आज की हेडिंग जो है टाइप ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन यानी कि अवकल समीकरण के प्रकार। तो टाइप ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन यानी कि अवकल समीकरण के प्रकार, अवकल समीकरण के प्रकार। इसमें भी बारी बारी से हर एक्सरसाइज में एक एक फॉर्म की चर्चा होगी। 9 फॉर्म में हम पहले फॉर्म की चर्चा करने वाले, पहले टाइप की चर्चा करने वाले हैं। ये हमारी पहली टाइप जो है, सबसे पहली टाइप है, वो है पृथक पृथक रूप। पृथक पृथक रूप यानी कि इसको अंग्रेजी में हम कहते हैं वेरिएबल्स या वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। ठीक है, ये पहला फॉर्म हमारा है। इस फॉर्म के जरिए हम क्या पा सकते हैं, तो जरा ध्यान दीजिएगा। वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म का मतलब होता है कि वेरिएबल्स को अलग अलग कर लेना, यानी कि x और y अगर आपके पास है तो उस x और y को अलग अलग बांट लेने वाला रूप। ऐसा फॉर्म जिसमें हम x के फलनों को dx की तरफ और y के फलनों को dy की तरफ अलग अलग कर सकें, ऐसा रूप हमारा पृथक पृथक रूप कहलाता है। जैसे एग्जांपल में दे दूं, dy बाई dx और आगे कोई फंक्शन है x का और नीचे कोई फंक्शन है y का। तो आप क्या करेंगे, इसको फंक्शन x वाले को dx के साथ और फंक्शन y वाले को dy के साथ आप अलग अलग कर लेंगे और फिर इसे इंटीग्रेट कर देंगे यानी कि समाकलित कर देंगे, तो आपको अपना समाधान यानी कि हल प्राप्त हो जाएगा। तो इस पहले फॉर्म में आपको सिर्फ इतना करना है कि सवाल को ध्यान से देखना है और उस सवाल में आप क्या करेंगे, वेरिएबल्स को अलग अलग बांट लेंगे। आज बाकी आप ये जानते हैं y की वैल्यू को हम लोग क्या कहते हैं, सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन यानी कि समीकरण का हल कहते हैं। तो हम यहाँ से y निकालने का प्रयास करेंगे। वैसे एक अगर इक्वेशन फॉर्म में भी हमें कुछ आंसर मिल गया तो वो हमारा सोल्यूशन कहलाएगा। ठीक है, चलते हैं पहले सवाल के पास। हमारा पहला सवाल है इस तरीके से, dy बाई dx बराबर 1 माइनस cos x अपॉन 1 प्लस cos x। अब आप जहां तक बात करें 1 माइनस cos की, तो आप इसे ऐसे कह सकते हैं, सर आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा 1 माइनस cos 2 थीटा, जिसका मतलब होता है 2 sin स्क्वायर थीटा, और अगर 1 प्लस cos 2x कर दिया जाए तो ये होता है 2 cos स्क्वायर x। जरूर याद आ गया होगा आपको। इस फॉर्मूले का उपयोग करेंगे हम और इन्हें चेंज कर लेंगे। 1 माइनस cos सेम इस टाइप का है, इसका फॉर्मेट बनेगा 2 sin स्क्वायर और x के बजाय क्या हो जाएगा x बाई 2, और 1 प्लस cos क्या बनेगा 2 cos स्क्वायर और x की जगह हो जाएगा x बाई 2। तो ये कट जाएगा और हमें मिलेगा dy बाई dx बराबर sin स्क्वायर बाई cos स्क्वायर tan स्क्वायर x बाई 2। अब इसे अगर इधर भेज दें तो हमारा x का फलन यानी कि फंक्शन dx के साथ आ जाएगा, तो ये हो जाएगा dy बराबर tan स्क्वायर x बाई 2 dx। आप सभी जानते हैं कि हम इस tan स्क्वायर का इंटीग्रेशन डायरेक्ट नहीं जानते हैं, पर हाँ sec स्क्वायर का बिल्कुल जानते हैं। तो हम वहां जहां tan लिखा है वहां लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, आपको जरूर आइडेंटिटी यानी कि सरसंख्या याद होगी कि 1 प्लस tan स्क्वायर बराबर sec स्क्वायर x। तो tan स्क्वायर x बराबर sec स्क्वायर x माइनस 1। तो यहाँ लिख सकते हैं sec स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1, आगे dx। dy का इंटीग्रेशन यानी कि समाकलन y आ जाएगा, sec स्क्वायर x का हो जाएगा tan x बाई 2 और अपॉन में 1 बाई 2, dx का x आ जाएगा और प्लस 3, और ये आ जाएगा हमारा पहला आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से आप बड़ी आराम से देखिए सवाल को लगा सकते हैं। वेरिएबल्स को बांट लें, अलग अलग पार्ट्स में कर लें और बड़े ही आराम से आंसर निकाल लें। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं मित्रों। काफी आसान सवाल है शुरुआत में भी और आगे भी पूरे एक्सरसाइज ही आसान है, केवल आपको फॉर्म समझना है, इंटीग्रेशन करना आपको आना चाहिए, जो आप पीछे सीख चुके हैं। अगर ना पढ़ा हो तो पहले उनको क्लियर कर लेंगे, तभी ये चैप्टर आप पढ़ पाएंगे। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास अगला सवाल dy बाई dx अंडर रूट लगाकर 4 माइनस y स्क्वायर। हम यहाँ लिख सकते हैं dy बाई
dx और इसे लिख सकते हैं अंडर रूट 4 को लिख लें 2 का स्क्वायर और इसे y स्क्वायर। ठीक है, अब वेरिएबल सेपरेबल का नियम हमसे ये कहता है कि हम वेरिएबल्स को अलग अलग बांट लें, अलग अलग कर लें, और वो भी फंक्शन के हिसाब से। तो देखिए ये पूरा y का फंक्शन है, इसे इधर और x को उधर भेज दिया जाए तो हमारा बन जाएगा dy बाई अंडर रूट 2 स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, इंटीग्रेशन लगा दीजिए उस तरफ dx। अब जरा याद कर लीजिएगा, फार्मूला जरूर आपको याद आ जाएगा, dx अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। फार्मूला होता है क्या, साइन इनवर्स x बाई a प्लस c। सेम वही पैटर्न आपको दिख रहा है। इधर ध्यान दीजिएगा, c का मुद्दा है, c हम किसी भी एक तरफ लगा सकते हैं। कारण ये है, c हमें सिर्फ ये बताता है कि जो इंटीग्रेशन यानी कि समाकलन है वो इंडेफिनिट यानी कि अनिश्चित है। ठीक है, इतनी ही व्याख्या करता, बाकी उसकी कोई हमें आवश्यकता ऐसी नहीं है कि हम हर तरफ लगाते फिरें। तो अब देखें यहाँ पर क्या है, dy अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, जहां a का काम कौन कर रहा है, x कर रहा है। तो आंसर इसका आ जाएगा साइन इनवर्स y बाई a का मतलब हो जाएगा 2 y बाई 2 और dx का x प्लस c आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पर ये पसंद नहीं है तो आप साइन इनवर्स यहाँ से हटा दीजिए, उस तरफ साइन x प्लस c और इस 2 को भी भेज दें तो y की वैल्यू आ जाएगी 2 साइन x प्लस c। ये हमारा हो जाएगा आंसर इस सवाल का। ठीक है, तो काफी आसान क्वेश्चन था, देख सकते हैं इजीली लग गया। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 3 भी देख सकते हैं आप, dy बाई dx प्लस y बराबर 1। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, dy बाई dx बराबर 1 माइनस y। अब देख सकते हैं पूरा का पूरा y का फंक्शन है, y का फलन है, तो इसे इधर लाएंगे, dx को उधर भेज देंगे, तो इस स्थिति में हमें रिजल्ट मिलेगा dy बाई 1 माइनस y, फिर इसका इंटीग्रेशन आगे dx। ठीक है, dy बाई 1 माइनस y, dx बाई x टाइप का है तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log 1 माइनस x, क्योंकि dx बाई x क्या होता है, log x होता है मित्रों, आगे माइनस और dx का x प्लस c। ठीक है, इस तरीके से इसका भी आंसर आ जाएगा। तो इस चैप्टर में खास बात यही है कि आपका इंटीग्रेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। इंटीग्रेशन जितना अच्छा होगा आपके लिए सवाल लगाना उतना ज्यादा इजी हो जाएगा। तो देखिए मैं कितने आराम से लगा ले जा रहा हूँ, क्योंकि इंटीग्रेशन क्लियर होने के नाते इसमें एक ही काम करना है जो हम यहाँ सीख रहे हैं नया, वो है वेरिएबल्स को बांटना यानी कि अलग अलग करना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या लिखा हुआ है, sec स्क्वायर x tan y dx प्लस sec स्क्वायर y tan x dx बराबर 0। अब आप इसे लिख सकते हैं sec स्क्वायर x tan y dx बराबर, इसको उधर भेज दिया जाए sec स्क्वायर y tan x। अब थोड़ा चुन लीजिए, जरा ध्यान दीजिएगा, मैं जो घेरूंगा उस पर गौर करिएगा। एक मिनट, सवाल में एक जगह हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन में एक जगह हमारे पास dy है, ये सेकंड वाला हमारा जो है वो dy है। ठीक है, चलिए अब ध्यान दीजिए जरा, इसे उधर भेजा था हमने तो ये dy हो गया। अब y का देखिएगा यहाँ पर टर्म्स है, ये y के टर्म्स है, ये y के dy से रिलेटेड टर्म्स है, y से यहाँ भी देखिए y मौजूद है, तो इनको एक तरफ कर दें, और जिनको मैंने नहीं घेरा अगर आप ध्यान दें तो सब x के टर्म है, इसमें भी x है, इसमें भी x है, उसमें भी, तो सभी x वालों को एक तरफ, तो इन साहब को इधर। तो ये बन जाएगा sec स्क्वायर x के नीचे tan x आगे dx, इधर बन जाएगा आपका sec स्क्वायर y dy, नीचे आ जाएगा tan y। अब इसको आप आराम से इंटीग्रेट कर लीजिएगा, ध्यान से देखें, लेट कर लें या मान लें कि tan x बराबर u है हमारा, और उधर देख लें tan y बराबर हमारा क्या है, v है, तो tan का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर x और आगे dx बराबर du। ऐसे यहाँ भी tan y का क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर y dy और उधर क्या आ जाएगा dv। तो सब्स्टिट्यूशन यानी कि प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग, sec स्क्वायर dx को हम हटा देंगे किससे, du से, और नीचे हमारे पास u ऑलरेडी है, उधर है हमारा sec स्क्वायर y dy, इसे भी हम लिख सकते हैं dv, नीचे v बन जाएगा। ठीक है, तो du बाई u log u, माइनस इधर ही भेज दीजिए, इस माइनस को इधर ही भेज दीजिए, dv बाई v log v। अब देखिए आप देख सकते हैं इसको log v। ठीक है, एक मिनट थोड़ा अंडरलाइन कर दो, इस माइनस को इधर ही बुला लीजिएगा। अब इधर देखिए जरा मैं क्या कहना चाहता हूँ, dv बाई v क्या हो जाएगा, log v माइनस log u, और आपको एक कांस्टेंट लिखना था तो आप c भी लिख सकते हैं, और c लिखने में थोड़ा मजा कम होगा मित्रों। आपका अगर सब लाइन log में आ रहा है
तो आप इस c को log c भी लिख सकते हैं। सब साइन साइन आ रहा तो साइन c लिख सकते हैं, क्योंकि c की कोई फिक्स वैल्यू नहीं है। अगर कोई कहता है कि हम 1 लिख रहे हैं तो मित्रों 1 को आप चाहें तो 45 डिग्री में लिख सकते हैं, चाहे तो साइन 90 डिग्री लिख सकते हैं, चाहे तो log 10 लिख सकते हैं। तो किसी भी तरीके से उसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो एक कांस्टेंट अगर हमारे पास c आने वाला है, अगर इस सवाल में c के बजाय log c लिख ले तो थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन करना आसान हो जाएगा। तो यहाँ पर log, ऐसे ही अगर सब साइन आ रहा हो तो साइन ले लेना, या सभी के नीचे 2 आ रहा है तो c के नीचे भी 2 लगा देना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि c एक अनिश्चित वैल्यू होती है। ठीक है, तो अब बताएं जरा इधर क्या हो जाएगा हमारा, log v बराबर log m माइनस log n log m by n हो जाएगा। दोनों साइड से log हट गया, v के जगह हम लिख सकते हैं tan y और c रहा, u की जगह लिख सकते हैं tan x। तो हमारा आंसर आ गया इस तरीके से, tan y बराबर c by tan x। इस तरीके से हम आराम से इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो हमने एक लॉजिक सीखी वो थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि हमारे पास जब भी कोई समाधान इस तरीके का लास्ट में आ रहा होगा मिलता जुलता, तो सबको एक टाइप से सी को भी उसी रंगत में बदल लेंगे जैसे सारे आंसर हमारे आ रहे होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 5, जो लिखा हुआ है e के पावर x प्लस e के पावर माइनस x dy माइनस e के पावर x माइनस e के पावर x माइनस ऑफ e के पावर माइनस x dx बराबर 0। तो इसे लिख सकते हैं e के पावर x e के पावर माइनस x dy बराबर e के पावर x e के पावर माइनस x, आगे क्या लगा सकते हैं मित्र, dx। अब ये सब x ही का तो फंक्शन है इधर उधर वाला, तो इनको साहब को उधर भेज दीजिए और बताइए जरा क्या हो जाएगा, dy e के पावर x e के पावर माइनस x के नीचे e के पावर x प्लस e के पावर माइनस x, आगे क्या हो जाएगा dx। अब आपको इंटीग्रेट करना है। आप अगर नीचे वाले हिस्से को देख लें तो नीचे वाला ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन है, अगर आप गौर करें तो e के पावर x का डिफरेंशिएशन e के पावर x, e के पावर माइनस x का e के पावर माइनस x का माइनस आएगा, तो यहाँ पर आगे dx बराबर dt। अब आप आराम से चेंज कर सकते हैं, dy बराबर ये पूरा का पूरा हिस्सा आपका क्या बन जाने वाला मित्र, तो ये टोटल आपका बन जाने वाला dt, नीचे वाला t, तो dt by t, तो dy का y हुआ और dt by t का log t हुआ और प्लस c आ गया, तो y बराबर log और t के जगह e के पावर x e के पावर माइनस x प्लस c, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही इजीली लगा सकते हैं। इसमें कोई खास बात नहीं है, केवल प्रतिस्थापन विधि यानी कि मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन का प्रयोग किया गया है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 6वां, dy by dx बराबर है 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो देख सकते हैं dy और y वाला फंक्शन उधर है तो इसको उधर बुला लें, ये आपका x का फंक्शन है, ये dx है, इसे इधर भेज दें ताकि वेरिएबल्स यानी कि चर पहले अलग अलग बट जाएं। x के जो फंक्शन है dx के साथ आ जाएं, y वाले dy के साथ आ जाएं। इंटीग्रेट कर दें तो dy by 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फॉर्मूला होता था tan इनवर्स x, ये होगा tan इनवर्स y, बराबर लगाया, अंदर आएगा dx का x और x स्क्वायर का x क्यूब बाई 3 और आगे प्लस c। देखिए कितने आराम से ये आंसर आ गया आपका। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 7, y log y dy माइनस x dy बराबर 0, तो y log y dy बराबर x dy। ठीक है, y वाले सारे फंक्शन छांटना शुरू करिए। 1 मिनट, मुझे लगता है कि एक dx होना चाहिए, तो इसमें ये dx है हमारा, ये वाला हिस्सा हमारा dx है, ये dx हो गया। ठीक है, ये देखिए ये दोनों में x है, बाकी सब y ही दिख रहे हैं हमको, तो इन सभी को उधर भेज दीजिए और यहाँ लिख लीजिए dx बाई क्या x। ठीक है, उस तरफ हो जाएगा हमारा dy बाई y log y,
अब इसको इंटीग्रेट करना है। इस हिस्से को जरा ध्यान से देखिए। इस हिस्से के लिए आप कह सकते हैं कि सर log y को अगर t मान लें तो log y का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 by y dy बराबर dt। तो आराम से उधर वाली साइड हमारी बन जाएगी dy by y वाला हमारा dt बन जाएगा, ठीक है। और नीचे क्या है t, तो अब आ रहा है dx by x और dt by t। तो dt by t का log t, dx by x का log x और एक कांस्टेंट रखना था उसे लिख लेंगे log c। जनरली हम c जो है या log c है या sin c है उसे हम x की तरफ लेते हैं, एक कन्वेंशन है, ज्यादातर राइटर ऐसा करते हैं। ऐसा नहीं है कि आप y की तरफ नहीं ले सकते, आप जिधर चाहे उधर ले सकते हैं। तो ये log t आ गया, आगे log x प्लस log c, तो ये हो जाएगा log t बराबर log m प्लस n होता है log m इंटू n। ये दोनों log हट जाएंगे और रिजल्ट मिलेगा t बराबर xc। तो t के जगह हम लोग यूज करने वाले हैं, वापस देखिए t किसे माना था log y, तो आंसर आ गया log y बराबर xc, ठीक है। हाँ, एक चीज और भी मैं बोलना चाहूंगा, अगर ये log हटाना हो तो एक फॉर्मूला है आपका कि log a बराबर b हो तो यहाँ देखिए साइलेंटली e होता है। तो अगर आप a हटाना, इसको log हटाना चाहते हैं तो ये हो जाएगा यहाँ e के पावर b ऊपर आ जाएगा, नीचे एक e आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर e लगाया, यहाँ पर लिख सकते हैं y बराबर e के पावर xc। y बराबर क्या लिख सकते हैं e के पावर xc, इस तरीके से लिखा जा सकता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग। तो आगे बढ़ते हैं मित्रों, अगला सवाल हमारा है 8वां। x के पावर 5 dy by dx बराबर माइनस y के पावर 5। तो हम लिख सकते हैं y को dy की तरफ, तो आ जाएगा dy by y के पावर 5। ये माइनस आई है, इस dx को उधर भेजिए, तो माइनस ऑफ dx और इसके नीचे x के पावर 5 उतार दीजिए। तो इस तरीके से वेरिएबल्स हमारे बढ़ चुके हैं, आराम से अलग अलग भागों में बढ़ चुके हैं। अब हम इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो इसे ऊपर ले जाएंगे y के पावर माइनस 5, जिसका इंटीग्रेशन y के पावर माइनस 5 प्लस 1 और माइनस 5 प्लस 1 उधर चलते हैं, माइनस है, x के पावर 5 ऊपर जाएगा तो x के पावर माइनस 5 प्लस 1, नीचे भी आ गया माइनस 5 प्लस 1 प्लस 3 लगा सकते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 आराम से सॉल्व हो गया इस तरीके से। क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। dy बराबर dy by dx बराबर sin इनवर्स x। आराम से देख सकते हैं कि इसे हम उधर भेज सकते हैं। ये आ जाएगा हमारा dy बराबर sin इनवर्स x, आगे क्या आ जाएगा dx, इंटीग्रेट कर देना है। इंटीग्रेशन से पहले आपको याद करा दें कि sin इनवर्स का डायरेक्ट आप इंटीग्रेशन नहीं कर पाएंगे, यहाँ डॉट 1 लगाना पड़ेगा और फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा u इंटू v। उम्मीद करता हूँ याद होगा जरूर आपको। यहाँ sin इनवर्स x बाहर, u बाहर, 1 dx, फिर अगली बार d by dx ऑफ sin इनवर्स x और फिर आगे 1 dx, ब्रैकेट बंद करने के बाद बाहर भी dx लगा दें। तो dy का इधर हुआ y, इधर sin इनवर्स x हुआ, dx का x आ जाएगा। इधर देखें sin इनवर्स x का अवकलन यानी कि डिफरेंशिएशन 1 by अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, dx का इंटीग्रेशन x आ जाएगा, बगल में dx लग जाएगा, ठीक है। इस पोर्शन के लिए आप जानते हैं क्या कर सकते हैं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर को t स्क्वायर मान सकते हैं, 1 का 0, एक्स स्क्वायर का 2x dx, उधर आएगा 2t dt, तो आप 2 काट देंगे, कह सकते हैं x dx बराबर माइनस t dt। तो रख दिया जाए, ये हो जाएगा हमारा y बराबर x sin इनवर्स x और x dx की जगह माइनस t dt और नीचे अंडर रूट क्या आ जाएगा t का स्क्वायर, तो ये इसे काट देगा, dt का t आ जाएगा और रिजल्ट बन जाएगा x sin इनवर्स x प्लस t, और t की वैल्यू यहाँ से देख ले अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, आगे प्लस। तो इस तरीके से हम बड़े ही आसानी से इसका भी इंटीग्रेशन निकाल ले गए और सोल्यूशन भी हमारा आ चुका है, y की वैल्यू आ चुकी है, यानी कि हमको सोल्यूशन मिल चुका है। क्लियर है? चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ जो है हमारा सवाल संख्या 10। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है हमसे e के पावर x tan y dx 1 माइनस e के पावर x sec स्क्वायर y dy बराबर 0, ठीक है। तो अभी भी कुछ ऐसा ही सवाल हम लोगों ने लगाया था जिसमें हमने एक तरफ dx ले लिया था और दूसरी तरफ dy ले लिया था और फिर सबको छांट छांट कर अपने सही जगह पर पहुंचा दिया था
वेरिएबल्स को, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए y गलत जगह आ गया है, इसे हम y की साइड में भेज देंगे, ये x गलत जगह आ गया है, x की साइड में भेज देंगे, तो हमारा हो जाएगा e के पावर x अपॉन 1 माइनस e के पावर x dx। उधर हो जाएगा sec स्क्वायर y अपॉन tan y, साथ में क्या हो जाएगा dy। अब इसको आप इंटीग्रेट कर सकते हैं मित्रों। तो अब ये देखिए जरा इस वाले हिस्से में क्या कर लें कि माना 1 माइनस e के पावर x बराबर u, और उधर कर सकते हैं tan y बराबर v कर लेते हैं, ठीक है। अब बताएं जरा, 1 का 0 आएगा, e के पावर x का e के पावर x आएगा, माइनस से उधर भेज देंगे, आगे dx बराबर माइनस du हो जाएगा, तो इधर बन जाएगा du बाई u। और उस साइड में देखते हैं tan y को आपने v माना है, तो tan का अवकलन यानी कि डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर y dy, और आगे क्या आ गया dv। तो ऊपर हो जाएगा आपका dv और नीचे वाला हिस्सा क्या बन जाएगा v। तो हम लिख सकते हैं इसको माइनस बाहर du बाई u का log u, dv बाई v का क्या हो जाएगा log v। और किसी भी एक साइड में c लगा सकते हैं, लेकिन मैंने आपसे पहले ही बोला है कि पसंदीदा साइड हमारी ये होगी, है ना। तो इधर हम लोग c लगाना चाह रहे हैं, लेकिन हमने लगा दिया log c। क्यों यही साइड होगी, इसके पीछे कारण है, क्योंकि मैंने आपसे बोला है कि ज्यादातर हम लोग x की साइड भी लेते हैं, तो x हमारा यही वाला है, तो इसे हमने लगा दिया। आगे हमको दिख रहा है log v, उधर आ रहा है log m माइनस log n, जो हो जाएगा log m बाई n। log log हटा दीजिए, v की वैल्यू रख दीजिए, v की वैल्यू कितनी है tan y, c के जगह c है, u के जगह लिख सकते हैं 1 माइनस e के पावर x। तो ये हमारा रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 10 बड़े ही आराम से आ जाएगा। अब यहाँ तक के आंसर्स में आपने मित्रों देखा होगा कि हमारा जब भी सोल्यूशन आ रहा है तो उसमें c जरूर आ रहा है, ठीक है, आना भी चाहिए, क्योंकि इंडेफिनिट इंटीग्रल में यानी कि अनिश्चित समाकलन में c हमको मिलता ही मिलता है। इस तरीके का सोल्यूशन इसमें आपको एक्सरसाइज 9.2 में बताया गया, जिसमें c वगैरह आता है या m आता है, ये भी ऐसे आर्बिट्री कांस्टेंट यानी कि स्वेच्छ चर आ रहे हो, तो उसे हम लोग जनरल सॉल्यूशन बोलते हैं, यानी कि व्यापक हल बोलते हैं। लेकिन अगर इस c की वैल्यू को फिक्स कर दिया जाए, पता कर लिया जाए कि c कितना रहेगा, तो उस स्थिति में जब c पता कर लेते हैं तो ये हल सॉल्यूशन हमारा पर्टिकुलर सॉल्यूशन यानी कि विशिष्ट हल बन जाएगा। तो अब आगे के सवाल यानी कि 11 से जो शुरू होने वाले सवाल हैं, इनमें विशिष्ट सॉल्यूशन यानी कि विशिष्ट हल यानी कि पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालने के लिए एक बगल में हेल्प देगा। इस हेल्प को आप ये रिजल्ट आने के बाद यूज कर c की वैल्यू भी पता कर लेंगे, और जब c मालूम चल जाएगा तो अब उसको जब हम यहाँ पर रख देंगे तो वो सॉल्यूशन हमारा पर्टिकुलर यानी कि विशिष्ट हल कहलाएगा, ठीक है। पर्टिकुलर सॉल्यूशन या विशिष्ट हल कहलाएगा। तो आइए, पहला ही काफी लॉन्ग क्वेश्चन इसलिए बन जाता है क्योंकि पहला वाला हमारा पार्शियल इंटीग्रेशन यानी कि खंडशः समाकलन पर आधारित सवाल है। तो आइए जरा देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या दिया गया हमको। 11वां क्या है, x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1 dy बाई dx, राइट हैंड में 2x स्क्वायर प्लस x, कुछ कंडीशन है y बराबर 1 जब यानी कि व्हेन x बराबर 0। इसका यूज तुम लास्ट में करेंगे, ठीक है। चलिए अब यहाँ वापस आए तो आपको साफ दिख रहा है कि dy बाई dx को उधर भेज दिया जाए, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस x, और आगे dx, ये टोटल नीचे आ जाएगा। अब इस टोटल में भी थोड़ा ध्यान से देखें तो पहले दो टर्म्स में x स्क्वायर कॉमन है, बन जाएगा x प्लस 1, फिर यहाँ भी x प्लस 1 है, तो इसे हम लिख सकते हैं 2x स्क्वायर x अपॉन, यहाँ से देखिए कॉमन ले लीजिए दोनों जगह से, तो x प्लस 1 और बच जाएगा x स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। ये हो जाएगा dx आपका। अब आप जानते हैं आगे आपको इंटीग्रेट ही करना है, तो कहानी ये कि इंटीग्रेट करने के लिए सर ये वाला जो हिस्सा है इसको टूटना पड़ेगा, ब्रेक होना पड़ेगा। उसके लिए आप लोग क्या यूज करते हैं बाबू, पार्शियल फ्रैक्शन यानी कि आंशिक भिन्न। और आंशिक भिन्न का प्रयोग करेंगे। क्या स्थिति देख रहे हैं, नीचे 1 डिग्री का फैक्टर है तो इसलिए a अपॉन एक्स प्लस 1, और यहाँ पर 2 डिग्री का फैक्टर है इसलिए bx प्लस c अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब इसी को हम लोग यूटिलाइज करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं ये और b क्या होगा। तो ऊपर आ रहा है 2x स्क्वायर प्लस x, ये इधर आ जाएगा यानी कि ax स्क्वायर प्लस a। आगे बढ़ते हैं, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा एलसीएम लेने के बाद, तो ये आ जाएगा आपका bx स्क्वायर प्लस cx, 1 का b से मल्टीप्लाई तो bx प्लस 1 का c से मल्टीप्लाई c। तो नीचे वाला कैंसिल आउट हो जाता है,
फिर 2x स्क्वायर प्लस x, कांस्टेंट कोई है नहीं, इधर देख लें जरा, a प्लस b एक साथ कॉमन हो गया x स्क्वायर, x वाले देख लें तो b और c एक साथ, बाहर हो गया x, विदाउट x वाले a और c हैं, ये भी बाहर। फिर आगे की कहानी आप जानते हो, दोनों साइड में तुलना करेंगे, यानी कि कंपेयरिंग बोथ साइड, तो तुलना करने पर क्या देखते हैं, इधर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है a प्लस बी, इधर एक्स स्क्वायर का 2, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। फिर उधर आपका x का कोफिशिएंट कितना है b प्लस सी, इधर x का कोफिशिएंट कितना है 1, तो यहाँ 1, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर आपका 3। और फिर यहाँ पर a प्लस सी है तो हम लिख लेंगे a प्लस सी बराबर कितना 0, इक्वेशन नंबर 4। अब इन तीनों इक्वेशन को सॉल्व कर हमें क्या करना है, a और b और c की वैल्यू निकाल लेना है। तो मैंने इन दोनों को सिलेक्ट किया, आपस में घटा दिया, इससे फायदा ये होगा कि हमें मिल जाएगा माइनस a प्लस बी बराबर 1, इक्वेशन नंबर 5 होगा। जब ये a b में होगा तो ऊपर वाले a b का उपयोग करके हम a और b की वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। तो a प्लस बी बराबर 2, इक्वेशन नंबर 2 इसके नीचे। अब बताइए जरा, ये कटा 2b बराबर 3, यानी कि b बराबर 3/2, और यही वैल्यू अगर हम इस्तेमाल कर लेते हैं 2 में, तो फ्रॉम 2 यानी कि 2 से क्या हो जाएगा, a पता नहीं है, b की वैल्यू है 3/2 बराबर 2, तो a बराबर आ जाएगा 2 माइनस 3/2, a बराबर हो जाएगा 2, 2 या 4 में से 3 गया 1/2, ठीक है। फिर c के लिए तो कहेंगे सर फ्रॉम 4 यानी कि चौथे से, हमें मालूम है a प्लस सी बराबर 0 है, ठीक है, तो c बराबर क्या लिखा जा सकता है माइनस है, यानी कि माइनस 1/2। तो अब ये वैल्यूज का इस्तेमाल कर हम ऊपर वाला इंटीग्रेशन अपना सुविधाजनक यानी कि आसान कर सकते हैं। तो चलिए आसान कर लिया जाए और समाधान निकालने का प्रयास करें, ठीक है। ऊपर वाला आपको दिख रहा होगा सब कुछ, इधर dy था, बाकी इधर का, इसी की जगह ये लिखना है, ये मैंने मिटा दिया है, तो ध्यान दीजिए जरा। इस साइड में हमारे पास था dy और राइट में अब यही चीज लेनी है। a की जगह कितना लेना है हमको, जरा ध्यान दें, a की जगह 1/2, तो 1/2 नीचे x प्लस 1, b की जगह हमको लेना है 3/2 x, और c की जगह लेना है हमको माइनस 1/2 नीचे हो गया x स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, और आगे क्या लगा दिया जाए dx, ठीक है। तो चलते हैं इंटीग्रेट करते हैं। एक्सरसाइज काफी बड़ी है, क्वेश्चंस बहुत सारे हैं मित्रों, ठीक है। चलिए, तो dy के लिए हम y अभी लिख लेंगे, इधर आते हैं हाफ अलग dx अपॉन x प्लस 1, इधर आ जाते हैं 3/2 बाहर, ठीक है, x dx अपॉन x स्क्वायर प्लस 1, फिर हाफ बाहर dx अपॉन x स्क्वायर प्लस 1, इसको दोनों को ब्रेक कर लिया। अब मुझबानी बताइएगा, t मानने की जरूरत ना रहे, dy का y आ जाएगा हाफ dx by x होने के नाते log x प्लस 1, फिर आगे बढ़ते हैं 3/2, इसको अगर आप t मान लेते तो ये आ जाता आपका x स्क्वायर प्लस 1 को t मान लेते तो 2x dx बराबर dt या x dx बराबर dt/2, तो 1/2 dt/t आता, log t का मतलब x स्क्वायर प्लस 1 हो जाता। उधर देखिए सीधे सीधे फॉर्मूला है आपका dx अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर क्या हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस, तो ये रहा पूरा प्लॉट आपका, पूरी कहानी रही, आंसर आ चुका है। अगर कोई पूछे सर ये कौन सा सॉल्यूशन है, तो ध्यान दीजिएगा ये आपका कौन सा सॉल्यूशन है, व्यापक हल, इसको हम लोग कौन सा बोलते हैं, व्यापक हल, या अंग्रेजी में जनरल सॉल्यूशन के नाम से जानते हैं। लेकिन हमें विशिष्ट चाहिए, कंडीशन दिया है कि जब y बराबर 1, ठीक है, मिलेगा आपको जब x बराबर क्या होगा 0। इस कंडीशन का यूज करते हैं हम लोग, y बराबर 1 लगाया, 1/2 x के जगह 0 लेना है, तो ये log 0 प्लस 1, ये 3/4, आगे log 0 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस हाफ tan इनवर्स 0 प्लस 3। अब आप देख सकते हैं इधर 1 बचा, log 1 की वैल्यू 0 होती है मित्रों, इस नाते पूरा 0 हो जाएगा, ये भी log 1 आ रहा है, ये भी पूरा 0 हो जाएगा। tan 0 कहाँ 0 पर होता है, 0 पर पूरा खत्म, सिर्फ उधर बचा c, तो रिजल्ट आ रहा है c बराबर 1। तो ये हम कह सकते हैं क्वेश्चन नंबर 5 तक हो चुका था, इसे हम 6 कह लें, इसे 7, ठीक है। फ्रॉम 6 and 7, 6 और
7 से हम कह सकते हैं सोल्यूशन हमारा हुआ y बराबर हाफ लॉग x प्लस 1 3/4 लॉग x स्क्वायर प्लस 1 हाफ tan इनवर्स x और प्लस c का मतलब 1। तो ये आंसर हमारा आ गया और ये जो आंसर आया इसे हम लोग विशिष्ट हल कहेंगे क्योंकि c की वैल्यू हमको यहाँ मिल गई है। अंग्रेजी में हम इसे क्या कहते हैं, पर्टिकुलर सॉल्यूशन के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से लगाया जा सकता है। अब मैं क्वेश्चन नंबर 12 आपके लिए SW छोड़ सकता हूँ क्योंकि सेम वही है, इसको भी नीचे ले जाएंगे तो ये भी इसी फॉर्मेट में ही बदलेगा। आपका वेरिएबल सेपरेबल आपका पार्शियल फ्रैक्शन या आंशिक भिन्न आधारित सवाल बनेगा। तो आप 12 वाला थोड़ा ट्राई कर लीजिएगा अपने से। ठीक है, सेम हिसाब किताब है सब कुछ और इससे कहीं ज्यादा आसान है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। cos dy by dx बराबर लगा हुआ है a। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं dy by dx बराबर cos को इधर हटाना हो तो इधर भेज सकते हैं, क्या लिखकर cos इनवर्स a। कंडीशंस दिए गए हैं हमको। कंडीशंस क्या है हमारे पास, y बराबर 2 जब x बराबर क्या है 0। ठीक है, तो चलिए इसे उधर भेज देते हैं। क्या हो जाएगा हमारा dy बराबर cos इनवर्स a और यहाँ पर क्या आ जाएगा आगे dx। अब इसको इंटीग्रेट कर लेना है। अब आप ये देख रहे हैं इसमें कहीं ना तो x है ना तो y, तो ये कांस्टेंट टर्म हुआ, इसको बाहर बुला लेंगे तो बनेगा dy बराबर cos इनवर्स a, आगे क्या आ जाएगा आपका dx। तो dy का y, ये cos इनवर्स a, dx का x और आगे प्लस c। अब जो आपके पास आया आप समझ लोगे कौन सा सोल्यूशन है आपका या कौन सा हल है, तो कह सकता हूँ जनरल सोल्यूशन है या आपका व्यापक हल है। ठीक है, अब इसमें कंडीशन का यूज कर लें। कंडीशन क्या दिया है, जब y 2 होगा जब आपका x बराबर 0 तो हमने रखा y की जगह 2, x के जगह 0 प्लस c, तो c बराबर कितना आ गया 2। अब आप कह सकते हैं फ्रॉम 1 and 2 यानी कि 1 और 2 से हम कह सकते हैं कि y बराबर हो जाएगा cos इनवर्स a x और c की जगह क्या लगा देना है 2। अब इसमें देखिए कहीं c आपको नजर नहीं आ रहा, इसलिए इस सॉल्यूशन को हम लोग पर्टिकुलर यानी कि विशिष्ट हल के नाम से जानेंगे। तो उम्मीद करता हूं यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं मित्रों। dy by dx बराबर y tan x, y बराबर 1 जब x बराबर 0। तो आ जाइए यहाँ पर बांट लें y को dy की तरफ और इधर हो जाएगा आपका tan x और dx, दोनों ही जाने पहचाने फॉर्मूले हैं। dy by y हो जाएगा आपका log y और tan x का हो जाएगा log माइनस ऑफ log cos x और अंत में प्लस। तो ये हमारा समाधान आ चुका है, लेकिन अब आप जानते हैं इसमें कंडीशन रखना हमको क्या क्या, y बराबर 1 जब x बराबर क्या होता है 0। तो y की जगह 1 यानी कि log 1 और x की जगह क्या रखना हमको 0, तो 0 प्लस 3। log 1 की वैल्यू 0, cos 0 का मान भी 1 होता है तो इसलिए ये भी आ जाएगा 0 यानी कि c बराबर क्या आ गया हमारा 0 आ गया। तो ये रहा इक्वेशन नंबर 1, ये रहा 2। फ्रॉम 1 and 2 हम आराम से कह सकते हैं 1 और 2 से, इस तरह ये आ जाएगा log y बराबर माइनस ऑफ log cos x और c की कोई वैल्यू है नहीं तो हटा दे। log ये वाला अगर आप पावर में भेज देते हैं ऊपर, कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे मित्रों, याद होगा आपको n log m बराबर होता है log m के पावर n, यानी कि यहाँ से इसे ऊपर भेजा जा सकता है। इसको भेज दे ये बन जाएगा log y बराबर log ऑफ cos x के पावर माइनस 1, log log हट गया, y बराबर 1 बाई cos x या y बराबर sec x भी लिखा जा सकता है। तो ये इसका समाधान इजीली हो जाएगा। ठीक है, मुझे लग रहा है यहां तक आपको बातें सारी समझ में आ चुकी होंगी। अब इन्हीं पर्टिकुलर सॉल्यूशंस को थोड़ा अन्य सिस्टम से भी पूछने का तरीका है, यानी कि प्रैक्टिकल फॉर्म में पूछने का तरीका है, जो हमारे अगले सवाल सब लेकर आ रहे हैं। तो आइए जरा देखते हैं क्या है सवाल और कैसे हम अभी तक के अनुभव पर इसे बड़े आराम से लगा सकते हैं। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन नंबर 15, बिंदु 0 0 से गुजरने वाले एक ऐसे वक्र का समीकरण ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसमें बोलूंगा तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ कर्व पासिंग थ्रू पॉइंट 0, 0 जिसका अवकल समीकरण whose differential equation is y डैश बराबर e के पावर x sin x। तो y डैश बराबर
e के पावर x sin x। बड़ी बात इसने बोला है कि ये पासेस थ्रू यानी कि गुजरता कहां से, 0,0 से। इसका मतलब क्या हुआ कि ये पॉइंट पड़ेगा हमारे इस कर्व पर यानी कि हमारे वक्र पर पड़ेगा। तो यानी कि इसका सेंस हुआ कि वक्र पर 0, 0 स्थित है, 0, 0 स्थित है। ठीक है, इसका मतलब ये भी हुआ कि when x बराबर 0 then y बराबर क्या हुआ, 0। ये हमें यूज करने के लिए कंडीशन मिल गई। अब एक बात और, मैं एक आपको फॉर्मूला दे रहा हूं क्योंकि इस वाले तरह टाइप के सवाल में अगर आपने पीछे पढ़ा होगा तो काफी टाइम लगता है सोल्यूशन निकालने में। इस फॉर्मेट का कोई भी सवाल हो, e के पावर x और उसके साथ साइन हो या कॉस हो, तो फिलहाल साइन आ रहा हमारे सामने, अभी मैं साइन का दे रहा हूं आपको फॉर्मूला। कॉस वाला आगे फिर आएगा, एक एक्सरसाइज बाद मैं कॉस वाला दे दूंगा, तो पहले से याद करें। इसका डायरेक्ट आंसर होता है e के पावर ax अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। आगे आपका होता है साइन bx cos bx, यहाँ पर a यहाँ b, बीच में क्या होता है माइनस प्लस c। तो अब इस सवाल की बारी, इधर देखिए y डैश का मतलब हुआ dy बाई dx, उधर है e के पावर x sin x, इसे उधर भेजेंगे, ये हो जाएगा dy बराबर पावर, थोड़ा सा मैं सिस्टम से ऐसे लिख रहा हूँ एंगल और पावर, ये आपको थोड़ा एक फॉर्मूला समझ में आए तो आप मैच करा सकते हैं। इधर तो y, इधर हुआ e के पावर ax sin bx, a और b दोनों की वैल्यू इक्वल है, कितने के बराबर है बताएं जरा। हेयर a और b बराबर है और कितने के बराबर है, 1 के। तो ये सेम फार्मूला यूज करिए, e के पावर 1 लिखने का मतलब x से हुआ, यहाँ 1 और 1 लिखने का मतलब 1 स्क्वायर और 1 स्क्वायर से हुआ। आगे हमारे पास है a का मतलब 1 sin bx यानी कि 1 लिखेंगे तो x, फिर b 1, फिर cos 1 रखने का मतलब x से हुआ प्लस c हो जाएगा। ठीक है, तो खट से आपको ये इंटीग्रेशन प्राप्त हो जाएगा। अब ये हो गया आपका सोल्यूशन, लेकिन कौन सा, जनरल। अब इसे पर्टिकुलर बनाना है तो उसके लिए वापस देखिए, when x बराबर 0 then y इक्वल टू 0, हेंस बताइए क्या हो जाएगा, इधर 0, यहाँ पर e के पावर 0 1 आ जाएगा, अपॉन में 2 sin 0 cos 0 प्लस c। तो इधर 0, यहाँ 1/2, यहाँ 0, यहाँ 1 प्लस c। तो यानी कि हमारा मतलब हुआ ये कि ये -1/2 आएगा, इधर आएगा तो c बराबर हो जाएगा 1/2। तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। फ्रॉम 1 एंड 2, एक और 2 से हम कह सकते हैं y बराबर e के पावर x अपॉन 2 sin x, ठीक है, माइनस cos x और x की जगह 1/2, ये आपका आंसर आ जाएगा, कर्व का इक्वेशन आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ बड़े आराम से समझ में आ गया होगा और एक आपको अच्छा सा फॉर्मूला मिल गया। नहीं तो इस चीज का समाधान आप कम से कम एक पेज में या उससे कुछ थोड़ा बहुत शायद कम में निकाल कर लेकर आते, लेकिन अभी आप आराम से यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये फार्मूला है, बिल्कुल आप इसको अपने बोर्ड में भी साइड में जिक्र कर कर एकदम से इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके लिए कोई मार्क्स आपका कटने वाला नहीं है। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। हमारे पास सीधे सीधे लिखा है कि एक अवकल समीकरण है जिसके लिए बिंदु 1 - 1 से गुजरने वाला वक्र ज्ञात कीजिए। तो मैं आपके लिए W लिख दे रहा हूँ क्योंकि आसान है। ये आपका दिया है डिफरेंशियल इक्वेशन और आगे लिख दिया है कि 1 - 1 से गुजर रहा है, मतलब x बराबर 1 देन y बराबर -1। तो सेम ट्राई करिए। आइए क्वेश्चन नंबर 17 में चलते हैं और थोड़ा सा याद करवाते हैं स्लोप या प्रवणता, हिंदी में उसको प्रवणता या ढाल हम लोग बोल लेते हैं। इसके लिए हम लोग अपने मैथमेटिक्स, खासकर इंटर मैथमेटिक्स में स्पर्शी की प्रवणता हम लोग क्या लिखते आए हैं, dy/dx। तो इसका थोड़ा केयर करते हुए सवाल पढ़ेंगे, बड़े आराम से आपको इक्वेशन समझ में आ जाएगा। क्या लिखा है, बिंदु 0 - 2 से गुजरने वाले यानी कि कर्व पासिंग थ्रू 0, -2। पहला हेल्प मिल गया, x = 0 देन y = -2, ये हेल्प मिला। आगे क्या कहता है, उस वक्र का समीकरण, फाइंड द इक्वेशन ऑफ कर्व जिसके किसी बिंदु x y पर स्पर्श रेखा की प्रवणता स्लोप एट पॉइंट x, y, ठीक है। तो x, y पर स्लोप यानी कि x y पर स्पर्शी की प्रवणता, स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट पॉइंट x, y, मतलब हुआ इसका dy/dx बराबर क्या है, आगे लिखता है उस बिंदु के y निर्देशांक का गुणनफल, ठीक है, पर स्पर्श रेखा की प्रवणता और उस बिंदु के y निर्देशांक का गुणनफल, इसमें गुणा किसका है, y का है, इसके पीछे लग गया y, ठीक है, का गुणनफल और उस बिंदु के y निर्देशांक का गुणनफल मल्टीप्लाई बाय कोएफिशिएंट ऑफ y
एक बिंदु के x निर्देशांक के बराबर है। ये बराबर है x कोऑर्डिनेट के, यानी कि यहाँ पर बराबर क्या लिख सकते हैं x। तो सिंपल सी चीज है, बड़े ही आराम से निकल जाएगा। y dy इधर लिख सकते हैं x dx, और अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो y स्क्वायर बाई 2 और x स्क्वायर बाई 2, आगे c है, c के नीचे 2 लगा सकते हैं, पहले भी आपको समझा चुके हैं। ये हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर 1, और इसमें कंडीशन यूज करना है x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू -2 वाला, तो -2 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर प्लस c बराबर कितना आ जाएगा 4, बन गया 2। फिर कहेंगे 1 और 2 से हमारा पर्टिकुलर सोल्यूशन y स्क्वायर x स्क्वायर, c की जगह 4 लगा दीजिए, या y बराबर √x स्क्वायर प्लस 4 लिख दीजिए, आपका आराम से आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ 17 तक आपको सारे क्वेश्चन बड़े ही आराम से अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इसके बाद जो सवाल हम लगाने चल रहे मित्रों, ये हमारे बोर्ड में लॉन्ग क्वेश्चन में हर साल लगभग इनमें से एक नया क्वेश्चन आ जाता है। तो लगातार जो 2-3 सवाल हम लोग लगाएंगे उसमें हमें ऐसा ही आउटपुट मिलने वाला है। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। सवाल हमारा वही उसी टाइप का है। एक वक्र के किसी बिंदु xy पॉइंट दे रखा है पर स्पर्श रेखा की प्रवणता, यानी कि स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट x, y, इसको आप लोग क्या लिखते हैं अभी dy बाई dx। और फिर कहता है स्पर्श बिंदु यानी कि xy को बिंदु -4, 3 से मिलाने वाले रेखाखंड की प्रवणता, यानी कि x, y और -4, -3 को मिलाने वाले रेखाखंड की प्रवणता, रेखाखंड की प्रवणता इंग्लिश में ये होगा कि हम कह सकते हैं इसे x, y, सॉरी स्लोप ऑफ लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट xy एंड -4, -3 की दोगुनी है, यानी कि डबल है इसका, तो इनटू क्या कर सकते हैं 2। ठीक है, इतना क्लियर। पहले यहां तक की बात हमने क्लियर कर ली है। ठीक है, यहां से यहां तक तो बताइए इतने का फायदा पहले ले लें, dy बाई dx। कोई भी स्ट्रेट लाइन जिसमें 2 पॉइंट हो, पता हो आपको, उसका स्लोप कैसे निकलता है, तो कहेंगे सर जी y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो लिख लीजिए y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये हो जाएगा, यानी कि dy बाई dx बराबर y प्लस 3 अपॉन x प्लस 4। अब इनको अलग अलग बांट लें, यानी कि y के फंक्शन dy की तरफ ले आइए और x के फंक्शन dx की तरफ ले जाइए और इसको इंटीग्रेट कर दे। तो बोले जरा dy अपॉन y, यानी कि ये हो जाएगा log y प्लस 3, dx अपॉन x क्या हो जाएगा log x। ठीक है, और हमेशा की तरह याद होगा ट्रिक log c, तो log y प्लस 3 बराबर log m प्लस log n क्या हो जाएगा log m इंटू n, यानी कि x प्लस 4 इंटू c। log लग हटा दें, y प्लस 3 बराबर x प्लस 4 इंटू c। फिर कंडीशन हमारे पास दिया गया है आगे कि यह बिंदु -2, 1 से गुजरता है, पासेस थ्रू -2, 1। तो इस वक्र का समीकरण आप समझ चुके हैं कई बार, इसी बात को हम कई बार बोल चुके। इसका मतलब हुआ x बराबर -2 व्हेन y इक्वल टू 1, यही तो हुआ। इसको रख दीजिए यहाँ पर, ये आपका 1 है। और बताइए जरा 1 प्लस 3, फिर इधर -2 प्लस 4, ये आएगा 2, 2 2 जा 4, c बराबर 2 आ गया। तो फ्रॉम 1 एंड 2 हम आंसर दे सकते हैं। इस सर 1 और 2 से आंसर हो जाएगा y प्लस 3 बराबर x प्लस 4 और c की जगह 2 रखा जा सकता है। इस तरीके से हमको आंसर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, इसको नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये सभी लॉन्ग क्वेश्चंस में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 और 20 तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि इसको सॉल्व करने में बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और गड़बड़ काम कर देते हैं। तो 19, 20 बहुत अलर्ट होकर बोर्ड के हिसाब से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 19 एंड 20। ठीक है, तो आइए चलते हैं अगले दोनों सवालों की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19, एक गोलाकार गुब्बारे का आयतन जिसे हवा भरकर फुलाया जा रहा है, यानी कि द वॉल्यूम ऑफ ए स्फेरिकल बैलून, ठीक है, विच इज इंक्रीजेस बाय इंसर्टिंग एयर, उसके अंदर हवा भरने पर स्थिर गति से बदल रहा है, उसका वॉल्यूम जो है वो कॉन्स्टेंटली बदल रहा है। यदि प्रारंभ में इस गुब्बारे की त्रिज्या, ये देखिए ये लाइन बड़ा इंपॉर्टेंट है, इनिशियली यानी कि शुरू में
अगर उसकी त्रिज्या 3 इकाई थी, यानी कि हम कह सकते हैं t बराबर 0 पर r बराबर क्या था 3 था, और 3 सेकंड बाद 6 हो गई। जब t आपने 3 किया तो r बराबर 6 हो गया। क्वेश्चन पूछ रहा है जब t टाइम होगा तब r की वैल्यू क्या होगी, ये जानना चाहते हैं। ये इनिशियल कंडीशंस रही, लेकिन ऊपर चले वो भी इंपॉर्टेंट है। हमारा जो आयतन है वो स्थिर गति से बदल रहा है, समय के साथ स्थिर गति से बदल रहा है, यानी कि हम कह सकते हैं चेंज इन वॉल्यूम, यानी कि आयतन में परिवर्तन की दर, यानी कि dv by dt। यही तो कहते हैं ये कांस्टेंट है, तो मान लेते हैं कांस्टेंट किसके बराबर है, k के बराबर है। ठीक है, तो अब बताएं जरा, इसको उधर भेज दें तो लिख सकते हैं dv बराबर k dt। ठीक है, और इंटीग्रेट कर दें अगर तो dv का क्या आ जाएगा, हमारा v आ जाएगा, इधर k बाहर, dt का t आ जाएगा प्लस t आ जाएगा। ठीक है, अब मामला ये है कि सर इस v के जगह क्या हो सकता है, तो मैंने बोला ये कैसा है, गोलाकार है, स्फेरिकल है, बैलून हमारा जो है वो बड़ा जो है वो स्फेरिकल यानी कि गोल है। तो गोले का आयतन कितना होता है मित्रों, तो 4/3 पाई r क्यूब, आगे हो जाएगा kt प्लस t। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ से देखिए हमारे पास दो हेल्प है, उन दोनों हेल्प के अपने मजे हैं। जरा पहला हेल्प पर ध्यान दें, ये कह रहा है जब t बराबर 0 है, t बराबर 0 है तब r बराबर 3 है। तो चलिए रखते हैं अगर इसको, तो पाएंगे 4/3 पाई 3 का क्यूब बराबर k इंटू 0 प्लस c। यहाँ से हमको c मिल जा रहा है, 1 3 यहाँ से कट रहा है, स्क्वायर बचा तो 9 चौक का 36 पाई, 36 पाई ये मिल गया। और अगर मैं दूसरे वाले का इस्तेमाल करता हूँ t बराबर 3 और r बराबर 6, तब देखिए क्या होता है, तो जवाब होगा सर 4/3 पाई 6 का क्यूब बराबर k 3 और प्लस c। अब इधर देखिए जरा, 3 से इसको काटेंगे 216 आएगा, तो 3 सते 21, 3 दूना 6 72 आएगा। 72 का 4 से गुणा, 4 दूना 8, 4 सते 28। ठीक है, 28 ये आ जाएगा 3k। और यहाँ देखिए c की वैल्यू यहाँ पाए हैं, उसका इस्तेमाल कर लीजिए 36 पाई। 3 से चाहे तो हर जगह से काट सकते हैं, 3 एक्का में 3, 3 एक्का में 3, 3 दूना 6 और 3 सत्ते 3 नवा 27। ठीक है, 3 नवा 27 और 3 छः 18। इस तरह इधर भेज दें तो 96 पाई से अगर 12 पाई घटा देते हैं तो 84 पाई आ जाएगा। सही है, अब बोले जरा आपको सोल्यूशन चाहिए, यहाँ रख दीजिए फ्रॉम 1। ठीक है, फ्रॉम 1 4/3 पाई r क्यूब, k की जगह कितना 84 पाई t और c की जगह 36 पाई। पाई हर जगह से कट सकता है, 4 हर जगह से कट सकता है। ठीक है, और हम लिख सकते हैं r क्यूब बराबर 3 इंटू 21t प्लस 9। ठीक है, या ये क्यूब भी हटा दें, इसके पावर में 1/3 लगा सकते हैं। तो ये फॉर्मूला बन गया हमारा, r का मान t के टर्म्स में, यही चाहिए था, r की वैल्यू किस में चाहिए थी, t में, तो r की वैल्यू किस में आ रही है, t के फॉर्मेट में हमारी आ रही है। क्लियर हो गया, इस तरीके से बड़ी आराम से आप क्वेश्चन लगा सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं अगले 3-4 क्वेश्चन बचे हैं उनकी तरफ। तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 20 एंड 21 सेम क्वेश्चन है, केवल जहां मैं r% लिख रहा हूं वहां 5% दिया हुआ, तो आप केवल बस जहां जहां मैंने r लिखा वहां 5% लगा देंगे। क्वेश्चन सेम है, तो इसलिए 20 वाला मैं लगाऊंगा, 21 आप मैंने जैसा कहा कि r के जगह 5% रिमूव कर काम चला सकते हैं। क्वेश्चन है, किसी बैंक में मूलधन की वृद्धि इंक्रीज इन प्रिंसिपल, ठीक है, इज करस्पॉन्डिंग टू r% वार्षिक की दर से होती है, मतलब उसमें वृद्धि r% की दर से हो रही है। ठीक है, यानी कि रेट यानी कि प्रिंसिपल इंक्रीजेस विद द रेट ऑफ r% पर ईयर। यदि 100 रुपए हम दें और 10 वर्षों में देखते हैं तो ये दुगना हो जाता है, तो r की वैल्यू क्या होगी। इसमें एक इंपॉर्टेंट बात छुपी हुई है कि t बराबर 0, जब आपने बैंक में अकाउंट शुरू किया होगा तो आपने 100 रुपया जमा किया होगा। हाँ, ये जानकारी जरूर महत्वपूर्ण है कि जब आपने 10 साल दे दिया होगा तो 10 साल के बाद आपको ये p दुगना होकर यानी कि कितना 200 रुपया मिल रहा होगा। ठीक है, तो आइए चलते हैं सवाल की तरफ। तो सवाल में लिखा है कि बैंक में मूलधन की वृद्धि यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रिंसिपल, मूलधन में वृद्धि की दर तो समय के साथ ही बदलता है, तो इसलिए से लिख सकते हैं dp by dt। ये क्या है, r% वार्षिक की दर से होता है, यानी कि ये p का r% हो जाता है। ठीक है, अब आगे का क्वेश्चन ये है कि r की वैल्यू क्या होगी इन कंडीशंस के साथ जो कि ऊपर दिया गया है। ठीक है, तो dp by dt
P इंटू R बाई 100, P को P की तरह, तो dP बाई P, आगे R बाई 100 dt, इंटीग्रेट कर दीजिए, dP बाई P dx बाई x जैसा, तो log P हो जाएगा, R बाई 100 dt का क्या आ जाएगा t, और एक कांस्टेंट लग जाएगा c। आपको मैं अभी थोड़ी देर पहले ही बता चुका हूं कि log तो a हो आगे b हो, a बराबर e के पावर b लिखा जा सकता, log हट जाता, तो यहाँ देखो e समझो, यहाँ पर आपका जब हटाएंगे log तो क्या हो जाएगा, e के पावर ये हो जाएगा r बाई 100 t प्लस c, आप चाहें तो इसे लिख सकते हैं r बाई 100 t और e के पावर c, ठीक है, क्योंकि बेस सेम होगा तो पावर ऐड कर जाएंगे, ऐसा ही आ जाएगा। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट के ऊपर कांस्टेंट है, तो लेट कर लो, मान लो इसको थोड़ी देर के लिए एक, ठीक है, जैसे 2 है, 2 के ऊपर 3 है, तो 2 भी एक कांस्टेंट, 3 भी एक कांस्टेंट, 2 के पावर 3 8 है, वो भी एक कांस्टेंट, तो इसको एक a मान लो, तो थोड़ा सा मान ले कंफर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद आप आगे की कहानी यहाँ पर लिख लें। अब यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं कि सर ये हो गया p बराबर a e के पावर r बाई 100 आगे t, तो ये हो गया हमारा समाधान इक्वेशन नंबर 1, यानी कि हम इसको जनरल सॉल्यूशन कह सकते हैं, ठीक है मित्रों। अब सवाल आगे हमारा बढ़ता है और कहता है कि सर अब हमें हमारा जवाब चाहिए कि r की वैल्यू क्या होगी इन कंडीशन के अंतर्गत। तो सबसे पहली कंडीशन लगाते हैं, जब t 0 है तो प्रिंसिपल हमको 100 मिल रहा है, 100 हमने यहाँ रखा, a लगाया, ठीक है, e के पावर r बाई 100 लिखा, t के जगह 0, तो 100 बराबर a, क्योंकि किसी भी संख्या के ऊपर 0 आता है 1, तो a की वैल्यू मिल गई, हेंस हम कह सकते हैं कि p बराबर हमारा हो गया a का मतलब 100 e के पावर r बाई 100 t, ये बन गया इक्वेशन नंबर 2। फिर अगली कंडीशन दिया कि जब t 10 होगा तो p 200 आएगा, तो t बराबर 10 और p बराबर क्या है 200, तो इधर 200 बराबर 100 e के पावर r बाई 100 यहाँ इंटू 10 काट दिया, इसे भी काट दिया, ठीक है, ये 2 आ गया। अब हमें r चाहिए तो हम log लगा दें, अगर हम log लगा लेंगे मित्रों तो फायदा ये होगा कि ये आगे उतर आएगा, तो log 2 बराबर r बाई 100 और आगे आ जाएगा log e। आप सभी जानते हैं log 2, ठीक है, इधर रहा r बाई 100, log e की वैल्यू कितनी होती है r बाई 10, और log e की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। मामला आ गया है log 2 का, log 2 की वैल्यू आपको याद होगी 0.6931 बराबर r बाई 100, तो इसको इधर भेज दें, आ जाएगा 6.931%, तो ये है ब्याज की दर, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट है 6.931, ठीक है। काफी आसान सवाल था, थोड़ा सा बस लॉजिक था। हाँ, ये बहुत ध्यान रखिएगा, ये हम कैसे लाएं, किसकी जगह पर, e के पावर c की जगह पर लेकर आए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 22, नंबर 22, किसी जीवाणु समूह में जीवाणुओं की संख्या 1000 है, यानी कि जब समय हम आपको शून्य देते हैं तो पॉपुलेशन कितनी है, सॉरी 1 लाख है, ठीक है, 1 लाख है, और 2 घंटे में अगर हम इसको 2 घंटा दे दें, 2 आवर दे दें, तो जो नया पॉपुलेशन है वो पुराने से 10% ज्यादा हो जाएगा, यानी कि 1 लाख तो था ही था, अब आपका 1 लाख का 10% और बढ़ जाएगा, इंटू 10 बाई क्या हो जाएगा 100, 10% बढ़ जाता है, यानी कि 1,10,000 हो जाएगा, ठीक है, ये कंडीशन है। और कहता है कितने घंटों में जीवाणुओं की संख्या, कितना समय हम आपको दे दें, ये संख्या 2 लाख के बराबर हो जाए, ठीक है, ये हो जाए। जबकि आगे जानकारी है जीवाणुओं की वृद्धि की दर, यानी कि रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन, इसका मतलब पॉपुलेशन के बढ़ने की दर dp बाई क्या dt, समय के साथ ही तो पॉपुलेशन बढ़ेगा, वृद्धि की दर उनके उपस्थित संख्या के समानुपाती है, पैरेलल है p के, यानी कि पॉपुलेशन के ही समानुपाती है, हमारी उपस्थित संख्या के ही समानुपाती है। तो जब आप ये प्रोपोर्शनलिटी यानी कि समानुपात का निशान हटाते हैं तो एक कांस्टेंट k आ जाता है, बाकी कहानी पुरानी है, dp बाई क्या हो जाएगा p, यहाँ k dt, फिर इंटीग्रेट करेंगे उसी जैसा जैसा आपने पीछे निकाला kt प्लस c, फिर यहाँ से log हटाएंगे, आप जानते हैं सब पावर में आ जाएगा kt प्लस c, फिर e के पावर kt, e के पावर c लिख सकते हैं, और फिर कह सकते हैं कि सर इसको थोड़ी देर के लिए a मान लो, क्योंकि कांस्टेंट के ऊपर एक कांस्टेंट है, तो a e के पावर क्या आ जाएगा आपका kt, ये बन जाएगा आपका इक्वेशन नंबर 1। अब आगे की कहानी इनिशियल कंडीशन रखकर निकालनी होगी, तो अगर आप चाहें
इसे नोट कर लेंगे या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं क्योंकि यहाँ तक का मामला तो क्लियर हमारा, ठीक है। इनिशियल कंडीशन लगाना शुरू करते हैं। क्या इनिशियल कंडीशन हमारे पास है कि जब समय हमारा 0 है तो पॉपुलेशन 1 लाख है ना। तो चलिए रख देते हैं पॉपुलेशन 1 लाख रख देते हैं यहाँ पर, ठीक है। और ये रहा e के पावर k इंटू 0, यानी कि a बराबर कितना आ गया, 1 लाख आ गया। इट इम्प्लाइज ये हमारा p बन जाएगा 1 लाख, ठीक है, और e के पावर k t, ठीक है। फिर आगे कहता है कि 2 घंटे बाद यानी कि समय जब t बराबर 2 लिया जाता है तो पॉपुलेशन 1,10,000 हो जाता है। तो यहाँ रख दें 1,10,000, उधर 1 लाख आपका ये है, e के पावर k इंटू 2, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये आ गया 11/10, आगे e के पावर 2k, ठीक है। अब बताएं k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो कहेंगे log लगाइए सर, log 11/10, 2k उत्तर आएगा, log e की वैल्यू अभी थोड़ी देर पहले बताया गया 1, तो ये भी हो गया आपका k बराबर 1/2 log 11/10, ठीक है। तो चलिए अब हमारा मेन जो रिजल्ट आया ये हो गया p बराबर, p की जगह कितना ले लेना मित्रों, 1 लाख, सर a की जगह 1 लाख, e के पावर में kt की जगह हाफ log 11/10 बगल में t, ठीक है। ये हो गई कहानी। अब आपसे पूछ ही रहा है कि t कितना होगा जब p का मान कितना होगा, 2 लाख होगा, ठीक है। तो 2 लाख यहाँ रख दें मित्रों और t की वैल्यू निकाल दीजिए। तो ये निकाल देते हैं, लास्ट स्टेप। अंतिम पड़ाव हमारा, p की जगह 2 लाख, यहाँ 1 लाख, ठीक है, और e के पावर हाफ log 11/10 इंटू t, तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, log 2, log लगा दिया, उधर भी log लगा देंगे, तो हाफ log 11/10, ठीक है, और नीचे इंटू क्या आ जाएगा t, तो log 2 आगे आ जाएगा हाफ log 11/10 t, फिर log e, आप जानते हैं log e की वैल्यू कितनी आएगी 1, ये ऊपर ये सब नीचे, तो t बराबर 2 log 2 अपॉन में log 11/10, ठीक है। तो इसको आप सिंप्लीफाई कर लिखना चाहें तो अपना लिख लें, वैल्यूज आपको पता हो सबकी, तो आप पुट अप कर t की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है मित्रों। बढ़िया क्वेश्चन था, काफी घुमा घुमा कर आपको ले गया, काम हमेशा की तरह ही था, लेकिन इस बार एक स्टेप इसलिए बढ़ गया क्योंकि 2 कंडीशन देने के बाद एक तीसरा कंडीशन भी दे दिया, जिसमें ये पूछ बैठा अगर जनसंख्या 2 लाख हो जाएगी तो कितना समय लगेगा, जिसके नाते लेंथ हमारी सवाल की बढ़ गई। तो ये लास्ट क्वेश्चन है आपका 23 एक्सरसाइज का कि dy/dx बराबर e के पावर x प्लस y, ठीक है। सिंपल सवाल है मित्रों, लिख सकते हैं dy/dx बराबर e के पावर x इंटू e के पावर y। भाई बेस सेम होगा तो पावर ऐड हो जाते हैं ना। अब इससे फायदा ये है कि इन दोनों को बांट ले अलग अलग, y वाला वेरिएबल dy की तरफ, x वाला वेरिएबल dx की तरफ। इंटीग्रेट करें, ऊपर ले जाएंगे e के पावर माइनस y dy, e के पावर x dx हो जाएगा। e के पावर माइनस y का e के पावर माइनस y आ जाएगा, आगे माइनस लग जाएगा, e के पावर x का e के पावर x आ जाएगा, प्लस c आ जाएगा। तो ये आपका रिजल्ट आ चुका है। अब इसे इधर उधर कर कैसे लिखना वो ऑप्शन के हिसाब से आप आंसर अपना दे सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज की क्लास थोड़ी लंबी जरूर थी, लेकिन ये एक्सरसाइज की डिमांड थी, 23 क्वेश्चंस थे, सब में इंटीग्रेशन करना था, तो एटलीस्ट 23 इंटू 3 मिनट्स या 3 इंटू 2 मिनट्स 46 या 50 मिनट 1 घंटा लगभग आपका लगना ही था। तो उम्मीद करता हूँ एक्सरसाइज आपके समझ में आए। मिलते हैं अगली वीडियोस में 9.5 एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए मैं लेता हूँ इजाजत। जय हिंद, जय भारत।